हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें जल्दी से, और साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो हम कॉमर्स के अंदर हमारी यूनिट चल रही थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसके हम बेसिक कर चुके थे, कॉन्सेप्ट हो चुकी थी, इसके प्रिंसिपल्स भी हो चुके थे। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसके अंदर जो कंप्लीट अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है उसको हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। और ये इसको हम एक ही क्लास के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इसमें से जो एमसीक्यूज बनते हैं वो इस क्लास में से आपके कवर हो जाएंगे, प्लस नेट के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं है कि ये सिलेबस आपको करना है, लेकिन क्योंकि ये बेसिक्स है, अगर यही आपका अच्छे से एक बार रिवाइज नहीं होगा तो आगे वाले स्टेप्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है और बेस है कंप्लीट अकाउंटिंग का, तो इसलिए ये करना भी जरूरी है। और इसमें से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर हमारा इसमें से क्या क्या सब कुछ जो है इसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट ही हम करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट ही है। और फिर भी क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देन वो आपको साथ के साथ में एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो मेन जो प्रोसेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो ये गिवन है, जैसे कि फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेक्स्ट उनका रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो इन कंप्लीट प्रोसेस को आज हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है कि ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना होता है। जो उससे बाहर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो मॉनेटरी टर्म के अंदर नहीं है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उनको हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब वो हमारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं मानी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इसके अंदर जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो इंटरनल ट्रांजैक्शंस हो, लेकिन अगर वो बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं तो इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सटर्नल कैसे होंगी, जैसे कि रॉ मटेरियल है, एक्स से परचेज किया गया है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल पर्सन के साथ हुआ है, तब भी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं पर ही डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है मशीनरी के ऊपर, तो वो क्या है, इंटरनल मैटर है कंपनी का, बिजनेस का, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। रीजन कि अगर उससे बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिस्टर जेड हैं, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पर क्या है कि ₹1 लाख कैपिटल लेकर के आए हैं जेड, मिस्टर जेड। तो ये क्या होगा कि ये कैपिटल है, मतलब आई है, तो इसको ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है इनमें से कि कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट, पेड सैलरीज टू स्टाफ। तो स्टाफ को सैलरी देना भी क्या है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ओके, नेक्स्ट में देखें कि प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया गया है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने में और परचेज करने में डिफरेंस होता है। वो गुड्स ना अभी तक आपको मिली है, ना आपकी तरफ से पेमेंट का कुछ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ये भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया गया है। तो इसको हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो ये याद रखना है कि ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹4,000। 4,000 रुपए आपने जमा किए हैं बैंक के अंदर। तो ये क्या है, आपकी तरफ से बैंक में गए हैं, आपका कैश इन हैंड कम होकर के कहाँ चला गया है, कैश एट बैंक चला गया है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी ऑब्वियसली। वहीं पर ही फिर बैंक ने क्या किया है, आपको पासबुक दी है, रिटर्न के अंदर पासबुक दी है, लेकिन आपने डिपॉजिट जब करवा दिए तब बिजनेस ट्रांजैक्शन हम इसको मान चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से इसको नहीं मानेंगे क्योंकि पासबुक मिली है, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट हमारी प्रोसेस के स्टेप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रहती है हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहती है कि हम जो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड
पर्पज से किया जाता है कि उनका एक सिस्टमेटिक वे से वो रिकॉर्ड रहे हैं हमारे पास। जब नेक्स्ट अकाउंटिंग की जाएगी तो इन रिकॉर्डिंग के बेस पर रहती है और डेली वाइज जो है वो रिकॉर्डिंग होती चले। तो इसके लिए हम करते हैं जर्नल। ठीक है, मतलब जर्नल का मीनिंग क्या होता है, ये एक फर्स्ट बुक होती है ओरिजिनल एंट्री की। मतलब जब हम ओरिजिनल एंट्री स्टार्ट किए, पहले वाली प्रोसेस में क्या किया है, हमने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं किया, सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ओरिजिनल जो एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट बुक बनी है, ठीक है, बुक कीपिंग की या फिर हमारी अकाउंटिंग की। तो इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इवेंट वाइज, ठीक है, जो भी पहले होगा इवेंट वाइज एंड डेट वाइज हम उनको क्या करते हैं, लिखते हुए चलते हैं। एंड प्रेजेंट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो पूरे साल का या उससे भी पिछले साल का अगर आपको देखना है तो उन सबका रिकॉर्ड आपको ट्रांजेक्शन जर्नल के अंदर मिल जाएगा, सारी ट्रांजेक्शन का, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रही होंगी। तो ये किया जाता है जर्नल के अंदर। वही इसके साथ एक और टर्म है दैट इज वाउचर। तो वाउचर क्या होता है, जैसे कि आप क्या जर्नल के अंदर एंट्रीज कब होंगी कि कब उसको क्या माना जाएगा, मॉनेटरी है या नहीं। जब क्या होगा, आपके पास एक बिल होगा तो वाउचर उसको बोला जाता है, जो एक परमानेंट बिल होता है या फिर एक कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके थ्रू आप एविडेंस के अंदर दे सकते हो कि जर्नल एंट्री जो की गई है वो क्यों की गई है, उसका क्या एविडेंस रहा था। तो ये क्या किया जाता है, देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट एविडेंस टू एस्टेब्लिश कि मॉनेटरी अकाउंट है, उनको प्रूव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिसके बेसिस पर जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी और उनको प्रॉपरली ऑथराइज्ड भी करवाया जा सकता है। तो वाउचर के कुछ टाइप होते हैं। पेमेंट, अगर आप पेमेंट से रिलेटेड है तो पेमेंट वाउचर हो गया। रिसिप्ट का है, कोई पैसे आए हैं या सामान आया तो रिसिप्ट वाउचर आया होगा। साथ में अगर कुछ ट्रांसफर किया गया है, ओनली ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर वाउचर भी होगा। तो ये एक है फॉर्मेट कि वाउचर किस तरह के होते हैं। नॉर्मल जैसे हम बिलिंग को देखते हैं, नॉर्मल बिलिंग के जैसा ये कि अमाउंट थी, कैश थी या चेक दिया गया था, क्या डेट रही थी, कितने अमाउंट दी गई थी। तो ये परमानेंट एक तरह से बिल टाइप के होते हैं वाउचर्स, और इनको बिजनेस के अंदर जब जर्नल एंट्रीज की जाती हैं तो इन वाउचर्स को देख करके की जाती है या फिर एज अ प्रूफ इनको रखा जाता है, क्योंकि बाद में जब ऑडिटिंग होगी या फिर जब भी चेकिंग होगी का या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी एरर आ जाती है, देन इनके साथ मैच किया जा सकता है जर्नल एंट्रीज को। तो ये वाउचर होते हैं एक तरह से एविडेंस के रूप में। ठीक है, जर्नल था, लेकिन जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो जर्नल एंट्री मींस रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, कि जो आप रिकॉर्डिंग करोगे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री, या फिर जो एक एंट्री आपने लिखा है, रिकॉर्ड कर दी है, उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। फॉर ईच ट्रांजेक्शन अ सेपरेट एंट्री इज रिकॉर्डेड। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग एंट्री की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हर एक, ये नहीं है कि मिक्स करके लिख देंगे। बहुत कम होता है कि अगर सेम ही डेट को सेम ही टाइप की एंट्री हुई तब हम मिक्स भी कर देते थे, लेकिन सेपरेट एंट्री की जाती है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस। ठीक है, जैसे कि जर्नल एंट्री में हमने देखा कि पुराने वाले भी आप देख सकते हो, पूरे साल के रिकॉर्डिंग वहां पर मिल जाएंगी। तो ये क्या है कि ये परमानेंट रिकॉर्ड रहता है बिजनेस के अंदर, और परमानेंट रिकॉर्ड सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन का प्रोवाइड करता है। क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री होती है, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट एक ऑर्डर के अंदर चलेगा, जैसे कि पूरे डेट वाइज और इवेंट वाइज कंप्लीट डिटेल लिखी होती है, हर एक एंट्री लिखी होती है। तो कंप्लीट ऑर्डर के अंदर आपको क्या मिल जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री एक जगह पर अवेलेबल हो जाती है। द यूज ऑफ जर्नल अवॉइड्स ओमिशन और डुप्लीकेशन, क्योंकि आप डेली बेसिस पर क्या कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, वो भी साथ के साथ आप एंट्रीज कर रहे हैं, तो गलती होने की या फिर किसी चीज को दोबारा से लिख जाने की गलतियां यहाँ पर काफी कम होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो इसके थ्रू अगर हम अच्छे से जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो इनको अवॉइड कर सकते हैं, किसी भी टाइप की गलती को, ओमिशन को या डुप्लीकेशन को स्पेशली। नेक्स्ट है बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। तो सबसे पहले हमें की एंट्री करनी कैसी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर किस एंट्री को, किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किसको क्रेडिट किया जाना है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आगे के रूल्स के अंदर कि क्या क्या चीजें डेबिट होती हैं और क्या क्या चीजें क्रेडिट होती हैं।
सो फर्स्ट है, पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि किसको डेबिट किया जाना है, मतलब उसके जो रूल्स बने हुए हैं वो इन अकाउंट्स के बेसिस पर बने हुए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर इसके 2 टाइप हैं, फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के भी आगे 3 टाइप हैं, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव। इनका सबका मीनिंग क्या है? तो पर्सनल से आप क्या समझते हैं? किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो नेचुरल पर्सन जैसे कि कोई भी XYZ, जैसे कि हमने नाम लिखा था कि जेड ने कैपिटल लगाई, तो वो क्या हुआ? नेचुरल पर्सन हुआ, जिसके अंदर किसी पर्सन का नाम भी आ रहा है, या फिर आपने राम से जो वो परचेज किया है रॉ मटेरियल, तो वो क्या हुआ? नेचुरल पर्सन का वहां पर नाम आ रहा है, नेचुरल पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जहां पर वो डायरेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि कैश बैंक के अंदर हमने जमा करवाए तो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ गए। साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप के भी होते हैं, एग्जांपल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएंगे कि पर्सन नहीं है, लेकिन जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल को आप क्या करोगे? उसके एक्स के नाम से नहीं शो करोगे, कैपिटल के नाम से शो होगा, तो वो क्या होगा? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट होते हैं इम्पर्सनल के अंदर 2 है इम्पर्सनल के टाइप भी, रियल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल होते हैं नाम मात्र के अकाउंट, इसको बोला जाता है, जैसे कि कोई जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उनको कहाँ इंक्लूड करते हैं हम? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। वही रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट के अंदर जितनी भी एसेट्स होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं रियल अकाउंट के अंदर, जैसे कि इसको पार्ट के अंदर डिवाइड भी किया गया है कि टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट का मीनिंग क्या है? कि जितनी भी एसेट्स हैं हमारी, एसेट्स के अंदर जिनको हम देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड या बिल्डिंग है, तो वो कहाँ जाएंगी? टेंजिबल अकाउंट के अंदर। और इनटेंजिबल में क्या जाएंगी? जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके इनटेंजिबल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट। इनके बेसिस पर आगे ये फॉर्म में एक जर्नल का फॉर्मेट है कि इस तरह से डेट लिखी जाती है, पार्टिकुलर रहते हैं, फिर उसी एंट्री को लेजर के अंदर कौन से पेज नंबर पर लिखा गया है वो लेजर फोलियो के अंदर लिखा रहता है। उसके बाद डेबिट के अमाउंट एंड क्रेडिट के अमाउंट। तो रूल्स हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के थ्रू क्या रूल बनता है कि डेबिट द गिवर, ठीक है, जो देने वाला है पर्सन, उसको क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट द रिसीवर, जिसको भी रिसीव हो रहा है कुछ भी, उसको हम क्या डालते हैं? क्रेडिट के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होंगे? जो हमने देखा था कि असेट्स वाले जितने भी टर्म्स होती हैं वो रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो भी आ रहा है उसको कहाँ लिखोगे? डेबिट के अंदर लिखना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गए पर्सनल एंड रियल जो असेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल के अंदर ये चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। और जितनी भी इनकम या गेन है उनको क्या करना है? क्रेडिट करना है। काफी बेसिक से रूल है, आपने +1 में ही याद भी कर लिए होंगे, अभी तक भी याद होंगे, तो वही है, लेकिन रिवाइज करने के लिए हमारे पास एक बार फिर से सामने आ गए हैं। इसको अगर हम ट्रांजैक्शन के बेसिस पर देखें तो ये इस तरह से देखते हैं, एग्जांपल उन्हीं के रूल्स के ही है। जैसे कि एक्स ने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस विद कैश, तो कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया उसका। कैश क्या हो रही है? यहाँ पर कम हो रही है, आ रही है, तो उसको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। इसकी एंट्री का फॉर्मेट ये रहता है कि टू कैपिटल अकाउंट हम लिखते हैं, जो भी क्रेडिट होगा उसको टू के साथ लिखा जाता है। तो कैपिटल किसकी है? यहाँ पर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? उसको एक्स कर रहा है, तो एक्स गिवर है, एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उसकी कैपिटल से हो रही है तो इसको कैपिटल अकाउंट से क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर परचेज किया है, वो भी वाई से हमने किया है क्रेडिट के ऊपर। तो वाई जैसे कि पता है कि पर्सनल अकाउंट है, तो वाई क्या है? यहाँ पर गिवर है और वाई क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है, हमारी असेट्स के अंदर आ रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट।
थर्ड है पेड सैलरी बाय चेक, तो एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे और एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। एंड देन बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया, पर्सनल हो गया, रिप्रेजेंटेड कर रहा है वो, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट के थ्रू क्रेडिट के अंदर, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, बाय चेक पे किए गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गिवर, तो वो क्या होगा यहाँ पर क्रेडिट। तो इस तरह से ये होते हैं एंट्रीज में से क्वेश्चन आपके नेट के अंदर तो नहीं बनते हैं, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स रहते हैं उनके अंदर काफी बार देखे जाते हैं। जैसे कि अभी DSSB के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, या फिर और भी कहीं पर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये आपको मिलती हैं एंट्रीज, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है। तो एक बार सिंपल आप अगर ये 3 रूल्स को अगर समझ जाते हैं तो इनके आंसर भी इजीली कर देंगे। नेक्स्ट होती है सब्सिडरी बुक्स। ये क्या होती है, इसके अंदर काफी डिफिकल्टीज मतलब क्या रहते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या करें या सब्सिडरी बुक्स करें, दोनों क्या है ये चीजें। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, जर्नल एंट्रीज ही होती है एक तरह की, ठीक है। जर्नल एंट्रीज की कुछ एक दिक्कत होती है, जैसे कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो स्मॉल बिजनेस तो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस के अंदर क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस काफी कम होती हैं और वो क्या कर सकते हैं, इजीली जर्नल एंट्रीज कर सकती हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं तो ये काफी इम्पॉसिबल चीज हो सकती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वहां पर, क्योंकि एक ही दिन के अंदर पता नहीं कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, हजारों की संख्या में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उनको एक एक जर्नल एंट्री को लिखना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या किया गया है ये कि जर्नल एंट्रीज को ना बना करके इसका एक इनको जर्नल एंट्रीज को सब डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जर्नल एंट्री को इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सब डिवाइड किया गया है स्पेशल जर्नल्स के अंदर, और इन्हीं स्पेशल जर्नल्स को हम क्या बोलते हैं, एक सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। इसको डिवाइड किस तरह से किया गया है, इनको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि आप एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है, इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि एक कैटेगरी के अंदर उससे रिलेटेड सारी चीजें एक ही जगह पर डाल दी जाए, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट सेपरेट बुक इज यूज्ड फॉर ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी के लिए एक सेपरेट बुक बनाई जाएगी जो कि रिपीटेटिव होंगे, जितने भी नेचर मतलब उससे चीजें जितने भी रिपीट में होंगी उन सबको एक ही कैटेगरी के अंदर लिख दिया जाएगा, और इनको ही हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। मेन टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स वही कि कैश से रिलेटेड अमाउंट आपकी सारी कैश बुक में चली गई, परचेज से रिलेटेड परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, कैश है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और जहां पर इन सारे बिल बुक्स से जो है एंट्री अगर बच जाती है तो वो कहाँ चली जाती हैं, जर्नल प्रॉपर के अंदर चली जाती हैं, जो इन में से कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो उनको जर्नल प्रॉपर में डाल दिया जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा जो टॉपिक है या फिर थर्ड हमारा जो स्टेप है प्रोसेस का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जब हमारी जर्नल एंट्रीज का काम पूरा हो जाता है देन हमें क्लासिफाई करना होता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, कि वहां पर जैसे कि 2 अकाउंट बन रहे थे कि कैपिटल था, ठीक है, और कैश थी, तो वहां पर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रही है, तो उनको एक एक पार्ट को उठाया जाता है और उनको जैसे जहां पर भी कैपिटल होगा उन सब कैपिटल अकाउंट को एक जगह पर लेजर किया जाता है, लेजर जिसको हम बोलते हैं, उसके एक जगह पर पोस्टिंग की जाती है अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है क्लासिफिकेशन करने की या फिर क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या रहता है, मीन्स स्टेटमेंट सेटिंग आउट फॉर ए पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जितने भी सिमिलर ट्रांजेक्शंस होती हैं, किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी थिंग से रिलेटेड हो, या कोई भी एक्सपेंस हो, या कोई भी कुछ भी आपका एक टॉपिक है वहां पर जर्नल एंट्रीज के अंदर, उसकी जितनी भी सिमिलर ट्रांजेक्शन होंगी, उसके नाम से जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, उन सबको एक जगह पर ग्रुप डाल दिया जाता है, या फिर उन सबको एक तरह से ग्रुपिंग कर दी जाती है उनकी, और वो भी उनके एप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट के अंदर। जैसे कि कैश का है तो कैश अकाउंट में डाल दिया, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, राम से हम परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पर परचेज किया है, फिर बाद में उसको पेमेंट कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके, तो वो कहाँ चली जाएंगी, राम के अकाउंट के अंदर चली गई। तो वो क्या किया हमने, जितने भी एंट्रीज जो अलग अलग जगह पर थी उन सबको एक जगह पर ग्रुपिंग उनकी कर दी है। इसके जो है इसके अंदर जो जो टर्म्स यूज होती हैं वो है, फर्स्ट इज लेजर एंड देन है पोस्टिंग। तो लेजर क्या है,
इट इज अ बुक विच कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स। इसके अंदर क्या किया जाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स को जब हम बनाते हैं तो उन सबको कंप्लीटली हम ऑल ओवर में क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो जितने भी अकाउंट्स है वो सारे के सारे एक सेट होते हैं, उनको पूरे सेट को हम बोलते हैं लेजर। इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं बिजनेस एंटरप्राइज के, जैसे कि चाहे रियल हो, नॉमिनल हो या पर्सनल हो, उन सबको ही यहाँ पर लिखा जाता है और कंप्लीट उनके सेट को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। उसके बाद पोस्टिंग क्या होता है, जो टर्म को पोस्ट किया जाता है, मतलब सिंपली अगर कहें कि जर्नल एंट्री से हम कोई भी आइटम है, डेबिट है या क्रेडिट है, सेम अमाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं लेजर के अंदर भी, तो उस एंट्री करने को, जैसे कि वहां पर जर्नल एंट्री करने को रिकॉर्डिंग कहा गया था, सेम यहाँ पर उस एंट्री करने को हम पोस्टिंग बोलते हैं। पोस्टिंग का मतलब कि डेबिट या क्रेडिट आइटम को जो जर्नल के अंदर भी सेम रिप्रेजेंट कर रही है, उनको एग्जैक्ट नेम के साथ और उनके एग्जैक्ट नेम के अकाउंट के साथ जर्नल से कहाँ लेकर के आना, लेजर के अंदर लेकर के आना ही क्या कहलाता है, पोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है लेजर पोस्टिंग में बी डन एट एनी टाइम। लेजर पोस्टिंग किसी भी टाइम की जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने वाली है उससे पहले इसको बना करके कर लिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बेस्ड पर आगे बनेगी। नेक्स्ट स्टेप इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल बनानी होती है अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, तो उससे पहले हमारी लेजर पोस्टिंग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग। इससे रिलेटेड रूल्स क्या रहते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट है कि सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा लेजर के अंदर पोस्टिंग करते टाइम पर, अलग अलग अकाउंट्स के लिए। मतलब जितने भी हमारे अकाउंट्स रहेंगे, सेल्स है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, सैलरीज है, रेंट, कैश, कुछ भी है, उन सब से रिलेटेड क्या किया जाएगा, अलग अलग रूल्स स्पेसिफिकली या फिर अलग अलग अकाउंट्स उनके अलग से बनाए जाएंगे। ये नहीं है कि सैलरीज के अंदर रेंट भी डाल दिया या फिर परचेज रिटर्न के साथ सेल्स रिटर्न भी लिख दिया। इस तरह से नहीं करना है, सिस्टमेटिक वे से हर एक हेड का एक अलग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बेसिस पर ही उनके बैलेंसेस आगे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है कि जिस अमाउंट को डेबिट किया गया है जर्नल के अंदर, जिस अमाउंट को क्रेडिट किया गया है, सेम ही लेजर के अंदर भी डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। कि अगर लेजर जर्नल के अंदर अगर डेबिट है तो लेजर के अंदर भी उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, कि अकाउंट जब बन जाता है तो लास्ट में उसका जरूरी नहीं है कि वो दोनों साइड से सेम होगा। तो जब वो सेम नहीं होता है लेकिन उसको सेम हम करते हैं, जिस साइड वो कम अमाउंट होती है उस साइड हम बैलेंस दिखाते हैं, एंड बैलेंस को आगे हम कैरिड फॉरवर्ड करने के लिए, कैरिड डाउन के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए उसको लिख देते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है अकाउंट के बैलेंस निकालने के लिए। और आफ्टर कंसीडरिंग द टोटल, जब हम कंप्लीट टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, क्रेडिट का और डेबिट साइड का, तो जो जिस भी साइड का जो अकाउंट का बैलेंस कम रहता है उस साइड हम रेफरेंस में सीडी या फिर कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड डालते हुए उसको आगे, या फिर बैलेंस फॉरवर्ड बीएफ लिख करके भी इसके अंदर हम लिख देते हैं। ठीक है, वो बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट करना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन एक बार देख लेना कि समझने के लिए, जैसे कि हमारा कैपिटल अकाउंट ही है तो इसके अंदर जैसे कि हमने प्लांट एंड मशीनरी थी, फर्नीचर थे, कैश थे, ये सब कुछ था, और इसको जनरल यहाँ पर जनरल जेएफ लिख दिया जाता है। ये इसलिए रहता है कि जर्नल के अंदर कौन से पेज नंबर के ऊपर, जर्नल की कौन सी एंट्री के अंदर इसकी एंट्री हो रखी है, सेम इस एंट्री की या फिर इस अकाउंट की। और यहाँ पर जो भी बैलेंस बच जाता है उसको हम कैरिड डाउन लिखते हुए यहाँ पर बैलेंस के अंदर पिछले साल का जो हम लेकर के आए हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं, और जो नेक्स्ट ब्रॉट डाउन जो हमें लेकर के जाना है आगे उसको बैलेंस बीडी से लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर रहता है। डेट लिखी जाती है दोनों साइड में, एंड जर्नल फोलियो एंड अमाउंट एंड पार्टिकुलर। ये तो हमारे कंप्लीट पोस्टिंग तक का हो गया है। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जब हमारे अकाउंट्स पूरे हो चुके हैं, अकाउंटिंग या फिर बोल सकते हैं लेजर अकाउंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, उनका बैलेंस निकल के आता है, देन हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं जिसके अंदर हमें भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुए हैं, कितने लॉसेज हुए हैं। हमारे पास बैलेंस शीट में देखते हैं कि कितनी हमारे पास कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज है, या फिर हमारी एसेट्स कितनी है, कितनी लॉन्ग टर्म एसेट्स कितनी है, शॉर्ट टर्म एसेट्स कितनी
कितनी है। तो इन सब की एक समरी के रूप में जो अकाउंट्स हैं उन सब की एक समरी बनाई जाती है। तो जैसे कि वहां पर जो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड था उनको कहाँ पर लिखे, जो जैसे कि ये वाला जो कैपिटल का बैलेंस बचा हुआ है यहाँ पर बैलेंस BD, तो इसको कहाँ पर लेकर के जाएंगे। तो इन सब के लिए एक अलग से बनाया जाता है, सारे के सारे अकाउंट्स की एंट्री करने के लिए एक बैलेंस बनता है, दैट इज ट्रायल बैलेंस। जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इट इज एक ट्रायल बैलेंस है, फाइनल बैलेंस नहीं है। इसके अंदर जितनी भी एरर हमारी आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हम यहीं पर ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस बचे थे उन सबको इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जितने भी लेजर के अंदर बैलेंसेस हैं अकाउंट्स के उन सबको ट्रायल बैलेंस में हम लेकर के आएंगे। इसके लिए कंडीशन होती है कि दोनों साइड से सेम रहता है, इसके बैलेंस दोनों तरफ से सेम रहते हैं। इसके रूल से देख लेते हैं, फिर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हमारी रह जाएंगी। उसके बाद है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या किया जाता है कि ये जितने भी टोटल आए थे हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, जितने भी बैलेंसेस बचे हुए हैं उन सबका जो डेबिट साइड में, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में लिखते हुए ये देखते हैं कि उनके बैलेंसेस कितने आ रहे हैं। और जैसे कि हमने डबल एंट्री एक्सपेक्ट के अंदर प्रिंसिपल्स के अंदर पहले पढ़ा भी था या फिर कॉन्सेप्ट के अंदर करवाया होगा आपको कि दोनों साइड का बैलेंस जो है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भी आएगा कि हमारे क्या होता है कि कोई भी जब एंट्री होती है तो उसके दो इफेक्ट रहते हैं, एक डेबिट साइड में एंड एक क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से जितने भी अकाउंट्स बन जाएंगे उनके बैलेंसेस बन करके आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये माना जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो मतलब हमारे यहाँ पर एरर है, या तो आपने कैलकुलेट करने में गलतियां की हैं, मतलब टोटल वगैरह करने में गलती की है, या फिर आपने एंट्रीज गलत की हुई है, तो ठीक है वो आपके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर है, तभी उनका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। अदरवाइज क्या माना जाता है कि हर एक एंट्री की जब दो एंट्री हुई है, एक डेबिट साइड में गई है, एक क्रेडिट साइड में गई है, तो अमाउंट जो है इसकी सेम ही आनी चाहिए। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट शैल बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस टू टैली। यही कि बैलेंस जो है दोनों साइड का सेम आना चाहिए। और इट वेरीफाइज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अगर आपने कोई भी गलती की होगी प्लस माइनस करने में जो भी रहा होगा तो ये सारी की सारी को वेरीफाई कर देती है, आपकी कोई भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को ये चेक कर लेती है, वहां पर एरर को बता देती है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट रहता है ट्रायल बैलेंस का। जैसे कि कैश का अगर डेबिट बैलेंस था तो वो यहाँ पर लिख दिया गया है, किसी चीज का क्रेडिट बैलेंस था तो वो यहाँ लिख दिए गए हैं। तो इस तरह से ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जब लिख दिए जाते हैं, लास्ट में टोटल देखा जाता है कि क्या वो सेम है या नहीं है। तो अगर वो सेम आया हुआ है तो ऑलमोस्ट आपका ट्रायल बैलेंस सही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ एक गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से कवर नहीं हो पाती हैं। अदरवाइज क्या रहता है कि इसको हम क्या मानते हैं कि अगर ये सेम आ गया है तो लगभग आपकी कम से कम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी कुछ एरर भी होती हैं जिसको हम अलग अलग से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर जैसे कि इसमें से सिंपल अगर क्वेश्चन देखें तो यही पूछ लिया जाता है कि अगर रॉन्ग पोस्टिंग है तो किस टाइप की एरर है, ओमिशन है, कमीशन है, कंपनसेटिंग एरर है। तो सिंपली इनका एक छोटा सा मीनिंग देख रहे हैं हम। मेन इंपॉर्टेंट वाली है जो ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है, जब आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, रॉन्ग टोटलिंग कर दी है, या फिर रॉन्ग रिकॉर्डिंग की हुई है जर्नल के अंदर, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। मतलब आपने कुछ भी गलत लिखा है, रॉन्ग है जहां पर, वो क्या हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर आप कंप्लीट ही लिखना ही भूल गए हैं। जैसे कि आराम से आपने परचेज किया था फर्नीचर, मान लेते हैं कि आपने क्रेडिट पर परचेज किया हुआ था, तो आपने क्या किया, उस एंट्री को ही छोड़ दिया, या फिर आपने राम के अकाउंट को जब लेजर बना रहे थे तो राम के अकाउंट को बिल्कुल ही भूल गए। तो वो क्या हो गया कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ओमिशन कर दिया, भूल हो गई है, पूरा ही लिखना भूल गए हैं। नेक्स्ट होती है कॉम्पनसेटिंग एरर। ये एक ऐसी एरर होती है कि आपने एक अकाउंट को गलत लिखा, उसके बदले में एक दूसरे अकाउंट को भी गलत लिख दिया। जैसे कि डेबिट कर दिया 5,000 को ज्यादा से और वहीं पर ही किसी और अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया 5,000 ज्यादा से। तो इन एरर को जो है ढूंढना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखता है। आप ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का मैच हो जाएगा ऑब्वियसली, कि एक साइड से भी 5,000 ज्यादा है, दूसरी साइड से भी 5,000 ज्यादा है, तो बैलेंस दोनों का सेम आ जाएगा। और सेम
सेम आने के बाद गलती का पता नहीं चलेगा। तो ये कॉम्पनसेटिंग होती है, डेबिट और क्रेडिट को कॉम्पनसेट कर देती है। फोर्थ पे आती है हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सी होती है? जिसके अंदर आपने जो प्रिंसिपल्स या जो जनरल कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन है हमारी अकाउंटिंग की, उनको ही गलत समझ लिया है, या फिर उनको बिना समझे ही आपने क्या कर दिया है, आपने एंट्री कर दी है या अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग कर दी है। जैसे कि कोई भी रिवेन्यू अकाउंट होना था, आपने उसको कैपिटल समझ करके कैपिटल के अंदर डाल दिया है। जैसे कि रिपेयर करवाई जाती है मशीनरी की, तो रिपेयर ऑफ मशीनरी क्या होता है, हमारा रिवेन्यू एक एक्सपेंसेस होता है, और आपने कहां पर डाल दिया उसको, कैपिटल एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया, मशीनरी अकाउंट के अंदर डाल दिया, तो वो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल यहां पर काम नहीं किया। ये एक फॉर्मेट है। आगे हमारे जो बच गए थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनके सिर्फ फॉर्मेट के अंदर ही हम समझ लेंगे कि किस तरह से होंगे। तो जैसे जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, उसके बाद हमें क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी सेल्स हैं या फिर सेल या परचेज हैं और उनके ऊपर जो खर्चे हैं, सिर्फ बनाने के ऊपर खर्चे और उसको बना करके बेचने का काम, ठीक है, उससे कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इस प्रॉफिट या लॉस को हम ग्रोस लॉस या फिर ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो जुड़े होते हैं हमारे डायरेक्टली उसको बनाने से या फिर उसको परचेज करने के साथ ही जुड़े होते हैं। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, आपका स्टॉक लगेगा, ठीक है, कोई भी चीज को बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं इनको हम। तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है किसी भी चीज को बेचने के लिए, तो परचेज किया होगा, बीच में हमने परचेज रिटर्न है उसको माइनस कर देते हैं, वेजेस है या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कैरीज इनवर्ड सामान को लेकर के आने के खर्चे हैं, गैस फ्यूल पावर, जो आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, सिंपली हम उनको बोलते हैं कि हमारे जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड होते हैं। उसके साथ में एक इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी, जो आप सामान लेकर के आए हैं उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगी होगी, या भेज रहे हैं उसके ऊपर लगी होगी, तो वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। और इस तरफ आपका रहता है सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आपका ये कंप्लीट अकाउंट पूरा होकर के आपका ग्रोस प्रॉफिट या फिर लॉस निकल आता है। इसी ग्रोस प्रॉफिट को हम आगे लेकर के चलते हैं अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस काटने के लिए, तो वो पहुंच जाते हैं हमारे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आपका ग्रोस लॉस था या ग्रोस प्रॉफिट था, उसके बाद से ही शुरू हो जाते हैं, ये कंप्लीट हमारे रहते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड उसके बाद भी अगर कुछ रहते हैं मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया जाता है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर जैसे सैलरीज दे रहे हैं वो कंप्लीट हो गई है, रेंट है, ऑफिस रेंट है, लाइटनिंग वगैरह है ऑफिस का, वो सब कुछ आ जाता है। सेलिंग के अंदर आपने जो भी खर्चे किए होंगे, बैड डेट्स भी बने होंगे क्योंकि आपने उधार पे बेच दिया, वो भी यहीं आते हैं। एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं, कमीशन वगैरह है, वो सब कुछ है। उसके बाद रिपेयर है, इंटरेस्ट है, ये सारा हमारा आ जाता है मिससेलेनियस के अंदर। और आपके प्रॉफिट साइड में क्या रहता है या फिर क्रेडिट साइड में क्या रहता है प्रॉफिट के साथ, तो वहां पर आपके डिस्काउंट कोई रिसीव हुआ है, कमीशन कोई रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है, बैड डेट्स रिकवर हो चुके हैं, तो ये सारी एंट्रीज आपकी चली जाती हैं क्रेडिट साइड में। और यहां से आपको जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इसको आगे ट्रांसफर करते हैं हम हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखते हैं, ओनली हमारी एसेट्स को एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल को हम लिखते हैं। तो एसेट्स के अंदर ये सारी रहती हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। इन सबको अगर आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं जिनका स्पेसिफिकली नेट के अंदर भी मेंशन है और हर बार क्वेश्चंस भी जिसमें से बनते हैं, वो इन बैलेंस शीट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मेट है इनके बेस पर रहते हैं। जैसे रेशियो निकालनी है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जो करंट रेशियो है वो निकालो, तो आपको पता होगा कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या ऐड किया जाता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या एक्सपेंसिव क्या क्या लायबिलिटीज को ऐड किया जाता है, तो आपको वो रेशियो वाला चैप्टर करने में भी काफी इजी रहेगा।
तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, बिल्स पेबल हैं, सैंडरी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे ऐड किए जाते हैं। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे होगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एक्रूड इनकम क्या है, इसके लिए हम एक छोटा सा चैप्टर नेक्स्ट और करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो रहेगा एडजस्टमेंट एंट्रीज का, उसके अंदर इन सबको मैं डिटेल के अंदर आपको एक बार करवा दूंगी। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार आपके रिवाइज भी हो जाएंगे, आपको वहां से नेक्स्ट क्लास को भी प्लीज देख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जितने भी करंट असेट्स हो गई हैं, उसके बाद आती हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर फर्नीचर है, लूज टूल्स हैं, मोटर व्हीकल है या फिर हमारी मशीनरी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग, और साथ में इनटेंजिबल को भी इंक्लूड किया जाता है, पेटेंट एंड गुडविल। जो हमारे नॉन टेंजिबल होते हैं या फिर इनटेंजिबल होते हैं, ये हमारे जाते हैं नॉन करंट असेट्स के अंदर। और लायबिलिटी साइड हमारे लॉन्ग टर्म लोन है, उसके बाद कैपिटल स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना होता है, ड्रॉइंग को लेस करना होता है, इनकम टैक्स को लेस करते हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बिजनेस की तरफ से पे किए गए हैं तो इनको सबको लेस किया जाता है। तो ये हमारी कंप्लीट बन जाती है बैलेंस शीट। इसके लिए जो रूल होता है वो ये है कि दोनों साइड का बैलेंस इसका भी सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं फिर से गलती है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज बैलेंस शीट के दोनों साइड बैलेंस का सेम आएगा। कैपिटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स होती हैं, जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा था कि असेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, तो कैपिटल आप निकाल सकते हो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। तो इन दोनों का बैलेंस सेम होता है, तभी अकाउंटिंग इक्वेशन काम करती है, अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरा सही माना जाता है। नेक्स्ट है जो हमारी फिफ्थ पार्ट रह गया है प्रोसेस का, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, जो बैलेंस शीट आपकी बनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंप्लीट बना है, आपका नेट प्रॉफिट निकल करके आया है, उसके बेसिस पर उसको एनालाइज किया जाता है कि कितना वो डाटा सही है, या फिर उसके बेसिस पर आप फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रीवियस के साथ उसको एनालाइज कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितना था, कितना हमने इंप्रूव कर लिया है, इसके बेसिस पर मतलब कंप्लीट हम एनालाइज करते हैं। या फिर हमारे इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी कितनी है, डेब्ट की मैच्योरिटीज कब होने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी चल रही है, हमारी डिविडेंड पॉलिसी हमें क्या लेकर के चलनी है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है हमारा कहाँ पर, एनालिसिस लास्ट स्टेप के अंदर। और इसकी टेक्निक रहती है, रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इन सबको एक एक चैप्टर, अलग अलग चैप्टर कंप्लीट लेक्चर के अंदर आपको करवाया जाएगा, एक क्लास के अंदर ये नहीं होंगे, और इनमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इनको हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी कंप्लीट अकाउंटिंग की प्रोसेस। हमने एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट इसको कर लिया है, और प्लीज एक बार अच्छे से जरूर देख लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज शेयर जरूर कर दिया करें जिसको भी नेट की तैयारी करनी है, या आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीसीटी कॉमर्स का कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के अंदर अकाउंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अभी कल ही डीएसएसबी का एक एग्जाम भी हुआ है पीसीटी का, तो उसके अंदर भी अकाउंट्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। और तो अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके बाकी एग्जाम्स के अंदर भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज शेयर कर दिया करें, एंड अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना, एंड थैंक यू सो मच।